Now, Professor Manoj Kumar Jha. Thank you, Honorable Chairman sir. Thank you so very much. आज सातवीं बार राष्ट्रपति महोदया के अभिभाषण पे बोलने को खड़ा हुआ हूं। सातवां मौका है और दो राष्ट्रपति देखे इस कार्यकाल में और 3 उपराष्ट्रपति देख लिए इसी कार्यकाल में। तो मैं जानता हूं कि महामहिम की स्क्रिप्ट की क्या पृष्ठभूमि है। I'm aware of it. I'm aware of the tradition. But what worries me as a citizen, that why can't we sit down and change these kind of traditions? महामहिम जब घर से निकलती होंगी उड़ीसा, झारखंड, बिहार, सड़कों से, उन्हें बहुत कुछ दिखता होगा जो अभिभाषण का हिस्सा नहीं है। मेरे पास वक्त ज्यादा नहीं था महामहिम, थोड़ा माननीय सभापति महोदय, मैंने सोचा कि मैं प्रोज में अक्सर बोलता हूं, आज पोएट्री में बोलूंगा और बाद में अगर हमारे साथियों को दिलचस्पी हो तो मैं कवि का नाम भी बता दूंगा। बहरहाल मैं इसलिए कह रहा था कि जब वो निकलती होंगी महामहिम तो आय की असमानता के दर्शन होते होंगे। हमारे गणराज्य की नैतिक आत्मा है सामाजिक न्याय, उससे भी रूबरू होती होंगी अपने पुराने दोस्तों से बातचीत के आधार पर। माननीय सभापति महोदय, 28 जनवरी ये एड्रेस हुआ, 29 जनवरी को 2 चीज हुई है और मैं सभी सदस्यों का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। उसके बाद मैं कविता के अंश पे आऊंगा। माननीय सभापति महोदय, उस दिन कोर्ट में 2 ऑब्जर्वेशन बहुत महत्वपूर्ण है। एक कहा गया कि क्या हम उल्टे पांव की यात्रा पे निकल पड़े हैं, पीछे की ओर जा रहे हैं यूजीसी रेगुलेशन के संदर्भ में। मेरा दिल किया कहूं, जी हाँ हजूर। You got only 6 minutes. Sir, I sought your protection. 2 minutes extra I'll take and I'll wind up without ringing the bell. जी हाँ हुजूर, एक देश के रूप में हम उल्टे पांव नहीं, पूरे तामझाम के साथ पीछे की ओर मार्च कर रहे हैं। यह भटकाव नहीं है, ये घोषित नीति है। हमारा गंतव्य आसमान की ऊंचाई नहीं, अतीत की खाई है। मैं क्यों कह रहा हूं? जब कहा गया कि ट्रेड यूनियन विकास में अवरोधक है, मैं जानता हूं यहां हमारे तमाम साथी अलग अलग दलों के, हम ट्रेड यूनियंस को किस तरह की महत्ता देते थे और देते हैं। फैक्ट्रीज एक्ट नहीं होता, एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट नहीं होता, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट नहीं होता और तमाम चीजें नहीं होती। और सर, उल्टे पांव की यात्रा का एक आलम है कि आज से नहीं, जब पहली बार मैंने सदन में कहा था कि मेरे घर आएंगे कभी मौका लगे माननीय सभापति महोदय, मैंने 4 तस्वीर लगा रखी है एंट्रेंस पे। वो सीवर में उतर के मरने वाले हमारे लोग हैं। जहरीली गैस किनको मार रही है? मुझे मंत्री महोदय ने जवाब दिया था 98% एक ही जाति के, उपजाति के लोग हैं। ये अपने आप में बताता है कि हम पीछे ही चल रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, अब मैं कविता के अंश पे आता हूं। किसी से कोई शिकायत नहीं, यह चिट्ठी महामहिम के नाम है। महामहिम के माध्यम से देश के नाम एक खत। मेरे प्यारे देश, ये सबके पते पे एक साथ पहुंचे। यह खत किसी एक के नाम नहीं, न सत्ता के दरवाजे पर दस्तक, न विपक्ष की मेज पर जगह की मांग, न तालियों की उम्मीद, न इतिहास की फाइल में कैद होने की चाह। यह खत उन सब के नाम है जो बोल रहे हैं, जो चुप हैं या इन दोनों से विलग हैं। हे प्यारे देश, काफी समय से महसूस करता हूं हमारे बीच का मौसम भारी हो गया है। हवा में सवाल कम है, शक ज्यादा, संवाद सिकुड़ गया है, पहचाने हांफने लगी हैं। अब हम एक दूसरे को नाम से नहीं, खानों में रख के, बाड़ों में रखकर पहचानते हैं। पड़ोसी नहीं रहता, वो किस तरफ है हम ये जानना चाहते हैं। नफरत अब अचानक नहीं फूटती, उसे सोच समझ कर उगाया जाता है, किताबों में, बहसों में, व्हाट्सएप की सुबहों में और चुनावी बिसातों पर। मेरे प्यारे देश, डर यह नहीं कि जहर फैल रहा है, डर यह है कि लोग इसे ही अपना जीवन समझने लगे, जैसे यही हवा हो, यही भाषा, यही भाव,
यही नियति। मैं ये खत इसलिए नहीं लिख रहा हूं मेरे प्यारे देश कि तुम बदल जाओ। इतिहास इतने तीव्र मोड़ नहीं लेता, मैं जानता हूं। मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि तुम यह मान लो कुछ गलत हो रहा है। हर असहमति देशद्रोह नहीं, हर सवाल दुश्मनी नहीं, और हर चुप्पी समझदारी नहीं होती। यह खत उन माँ बाप के नाम भी है जो बच्चों को नफरत के साथ डर सिखा रहे हैं, उन शिक्षकों के नाम जो सच से हिचकते हैं, उन नेताओं के नाम जो आग लगा सकते हैं, बुझाना नहीं चाहते। और हाँ, यह खत मेरे अपने नाम भी है, क्योंकि मैं भी कई बार थक कर चुप हो गया। मेरे प्यारे देश, अगर मौसम पूरी तरह ना बदले तो भी चलेगा, बस इतना हो जाए कि लोग पहचान लें कि वे बीमार मौसम में जी रहे हैं, क्योंकि पहचान के बिना इलाज सिर्फ एक बहाना है। इस खत को संभाल कर रखना, इसे किसी फाइल में मत डालना, इसे शोर भी मत बनाना, बस पढ़कर थोड़ा ठहर जाना, शायद यहीं से बदलाव की शुरुआत हो। माननीय सभापति महोदय, मैं कहना चाहता था बहुत कुछ। महामहिम के अभिभाषण के संदर्भ में, राष्ट्रीय सुरक्षा की चिंताओं पर, घरेलू राजनीति के जहर पर, आय की भयावह असमानता पर, बेरोजगारी के दंश पर, लेकिन चुप रहूंगा। बोलूंगा तो फट पड़ूंगा। आप में से कई लोग साथ में फट पड़ेंगे और वह सत्ताधीशों को नागवार गुजरेगा जो कभी इधर हैं कभी उधर हैं, क्योंकि वे खौफ खाते हैं छात्र युवाओं के सवालों से ही नहीं, बल्कि अप्रकाशित पुस्तकों के पन्नों से भी। बकौल सर्वेश्वर रहा सक्सेना, बकौल सर्वेश्वर सनद रहे। देश सिर्फ कागज पर बना नक्शा नहीं होता, देश रिश्तों से बनता है। और जब सत्ता रिश्तों पर शक बोने लगती है तो संवाद देशद्रोह हो जाता है और सवालों से लोग डरने लगते हैं। फिर सरहदें नहीं टूटती, देश भीतर से चुपचाप दरकने लगता है। जय हिंद कहूं इससे पूर्व आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि हमारी इस पूरी रवायत को, इस पूरी परंपरा को मैं जानबूझ करके इसको संदर्भ में रखना चाहता था कि हमारे संवाद के भी तरीके बहुत बदल गए हैं। ना जाने क्यों, मैं 100 दफा कह चुका हूं। 1 मिनट का वक्त दीजिए सभापति महोदय। ना जाने मैं क्यों एक सांसद के रूप में महसूस करता हूं कि हम एक दूसरे से दुश्मनी की जुबान में क्यों बात करते हैं। अगर इधर से कोई कुछ बोले तो क्या जरूरी है कि उधर से उस तरह का शोर मचाया जाए जिसके बगैर भी संसद में बात की जा सकती है। मैं पढ़ता हूं, मैंने 52 की संसद के बारे में पढ़ा, 57 पढ़ा। विपक्ष बहुत छोटा था, लेकिन छोटा आकार अपने आप में ये नहीं है कि विजडम भी छोटा ही होगा, ज्ञान भी छोटा ही होगा, सोच भी छोटी ही होगी। मेरा मानना है कि ये बैरियर टूटने चाहिए। इसे कोई अन्यथा न ले। मैं इसे कोई अन्यथा न। सुधांशु जी, आज तक सदन में कभी कोई ऐसी बात नहीं बोली है जिससे किसी की गरिमा पर चोट पहुंचे। क्योंकि इस सदन में आया था तो नेहरू, प्रोफेसर हीरेन मुखर्जी, मीनू मसानी, राम मनोहर लोहिया को पढ़ के आया था। मैं चाहता हूं मेरा सदन जब कल को चर्चा हो तो वो नाम पुराने नहीं लगे, बासी ना लगे, उन नामों को लोग आज भी अंगीकार कर सकें। जय हिंद सर।